बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर का बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसकी डिटेल से ट्रांसलेशन बताऊंगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स रिपीट होते हैं और इनके अलावा भी जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग बताऊंगा। डिटेल से इस लेसन की डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ लेसन को कंप्लीट करने के बाद इस लेसन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं या चांसेस हैं कि वो आगे रिपीट हो सकते हैं, उन सब को मैं विद आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो साइंटिफिक मेथड का एक पहलू ये भी है कि आप इस लेसन को जब एसे राइटिंग में आप लिखते हैं तो साइंस का टॉपिक एसे पे ज़रूर आता है, लाजमी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर वो चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है साइंस से जुड़ी होती है, तो साइंस के रिलेटेड टॉपिक ज़रूर आता है, इससे पूछा जाता है। तो ये लेसन आपको उसमें भी मदद करेगा कि अगर आप इस लेसन को अच्छा सुनते हैं, अगर आप इस लेसन को अच्छा प्रिपेयर करते हैं तो साइंस के मतलब जो भी टॉपिक आता है आप उसको लिख सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सारे का सारा जो आपका ये एसे है, जो आपकी ये राइटिंग है, ये साइंस के बारे में, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। साइंस ने क्या कुछ इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाई हैं, किस तरह इंसान की ज़िंदगी पास्ट में थी, माजी में इंसान कैसे गुजारा कर रहा था, किस तरह की उसकी लिविंग थी, क्या ज़िंदगी थी उसकी, और फिर इसका कंपेयर जो है प्रेजेंट के साथ, जो अभी मौजूदा टाइम है, इसके साथ राइटर कंपेयर करता है। दोनों पहलुओं को आपने याद रखना है कि साइंस का इस्तेमाल अभी और इससे पहले जब लोगों के पास साइंस नहीं थी तब लोगों की ज़िंदगी किस तरह थी, किस तरह वो अपना गुजर बसर करते थे, ये सारी डिटेल इस लेसन में आपको मिलेगी। तो मैं लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपनी बुक आप अपने पास रखें। जो जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताता जाऊँगा आप उनके मीनिंग अपनी बुक के ऊपर लिखें, ताकि जब आप दोबारा इसको रिवाइज़ करें तो उन्हीं जो वर्ड्स आपको बताऊंगा उनको आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि वही वर्ड्स इंशाअल्लाह ताला पेपर में रिपीट भी होंगे। तो ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। आपको बताता चलूँ कि लेसन को आपने अच्छा सुनना है दो तरह से। एक तो इसके वर्ड्स मीनिंग के हवाले से आपको आने चाहिए, दूसरे नंबर पे इस लेसन में जितनी बातें हैं वो आपने गौर से सुननी है। आपको पता होना चाहिए कि लेसन में क्या कुछ डिस्कशन हुई है, क्योंकि जितना अच्छा आप लेसन सुनेंगे उतना आप इस काबिल होंगे क्वेश्चन के आंसर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अस हैव बीन बेनिफिटेड ग्रेटली, हम सब जो हैं, बेनिफिट कहते हैं एडवांटेज, फ़ायदे को, हम सब को फ़ायदा हुआ है ग्रेटली, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हम सब मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो ट्रांसलेशन को आपने सुनना है लेसन के नॉलेज के लिए, ना कि लेसन की ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि आपके पेपर में लेसन की ट्रांसलेशन नहीं आती। बस आपको लेसन का पता होना चाहिए कि पूरे लेसन में राइटर ने डिस्कस क्या किया है। हम सब जो है साइंसी तरीक़ाकार से हमने फ़ायदा उठाया है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जितने मसाइल थे उनको सोल्यूशन के लिए, सच एज जैसे कि वो प्रॉब्लम्स डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, के साइंस ने किन किन प्रॉब्लम्स में हमारी मदद की है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ को मेंटेन करने में, हेल्थ को बेहतर बनाने में, इम्प्रूव करने में। द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन दोनों में, प्रोडक्शन प्रोड्यूस को कहते हैं पैदा करने को, और प्रिजर्वेशन कहते हैं सेव करने को, महफूज रखने को। खुराक की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, कौन कौन से तरीके हैं खुराक की पैदावार मज़ीद आपको अच्छी मिले, और इसके साथ साथ खुराक को प्रिजर्व कैसे किया है। दोनों तरीक़ाकार में साइंस ने हमारी मदद की है, खुराक को पैदावार में भी और खुराक को प्रिजर्व करने में भी, खुराक को सेव करने में भी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीरात में, कंस्ट्रक्शन बिल्ड, BUILD, बिल्ड तामीर करना, हमारे घरों की तामीरात में भी साइंस का रोल है। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट है, जो राब्ते हैं, उनमें भी साइंस ने बेहतरी लाई है। एंड ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रैफिक सिस्टम है, कहाँ कहाँ पे साइंस का इस्तेमाल नहीं होता, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको पता है कि आज जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है,
आज जो हेल्थ सिस्टम है, आज जो फूड को प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन का सिस्टम है, इन सब कम्युनिकेशन में भी इवन के मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आ गया। ये सारी चीज़ें हमारे जो इंसेस्टर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो ग्रैंड फादर्स थे, उन सब के पास ये सहूलियात नहीं थी। तो ये सब कुछ सहूलियात हमें साइंस ने दी हैं। नॉट ओनली हैव आर वेज ऑफ लिविंग चेंज, ना सिर्फ हमारा वेज ऑफ लिविंग, जीने का तरीका बदल गया है, बट पीपल देमसेल्फ हैव आल्सो बीन चेंज्ड। लेकिन इसके साथ साथ लोग भी बदल गए हैं। साइंस के साथ साथ उन्होंने अपने आप को भी बदल डाला है। टुडे, आज, वी आर बेटर एबल, हम इस काबिल हैं टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, कि जो हैपनिंग्स कहते हैं इवेंट्स को, जो वाक़यात होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं। इस लफ्ज़ को आपने याद रखना है, लेसन के आगे भी बहुत रिपीट होगा। तो आज हम जो है बेटर एबल, हम इस काबिल हैं टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, कि जो वाक़यात होते हैं उनको हम वजाहत से बयान कर सकते हैं। विच यूज टू बी कंसिडर स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। स्ट्रेंज कहते हैं आर्ट को, मिस्टीरियस भी स्ट्रेंज के सेंस में यूज़ होता है, पुरअसरार, अजीब। अब कहता है कि वो वाक़यात विच यूज टू बी कंसिडर्ड थिंक, जो सोचे जाते थे, जो समझे जाते थे, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, बड़े अजीब और पुरअसरार समझे जाते थे। मतलब अगर किसी जगह से आवाज़ें आ रही है ना, तो इनको जिन्नात के साथ, बदरूओं के साथ कंपेयर किया। कोई रीज़न नहीं ढूंढेगा, कोई वजह तलाश नहीं करेगा कि वहाँ पे चीख है, तो हो सकता है कोई वाकया ही किसी को मदद की ज़रूरत हो, लेकिन उसको स्ट्रेंज और पुरअसरार करार दिया जाता था। लेकिन आज वो दौर नहीं है। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स। हम जो हैपनिंग्स होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वी आर एबल टू एक्सप्लेन, हम इस काबिल हैं कि हम उनकी वजाहत कर सकते हैं कि ये अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके पीछे रीज़न क्या थी। हम जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनकी तरह हम उनकी कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं रखते। ये कहता है साइंसदान। आल दो, अगरचे देर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल, लेकिन फियरफुल, फ्राइट, अफ्रेड, AFRAID, फ्राइट होता है खौफजदा। लेकिन आज हम लेस फियरफुल है, आज हम कम खौफजदा हैं देन आर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनसे ज़्यादा, हमारे जो बाप दादा थे उनसे ज़्यादा हम कम खौफजदा हैं। वो ज़्यादा खौफजदा हुआ करते थे, वो ज़्यादा वहमी थे। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग देन आर एंसेस्टर्स। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल, हम जो है हम ज़्यादा क्रिटिकल कहते हैं जो रीजनल होता है, REASONAL, या रैशनल हो, जो जो जहन को इस्तेमाल करता है, जो कहीं सुनी बातों को उन्हीं को आगे नहीं फैलाता, जो सोचता है आगे से कि अगर ये बात है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो कहता है हम क्रिटिकल हो गए हैं, हम रैशनल हो गए हैं, हम थोड़े से जहानत में ज़्यादा अच्छे हो गए हैं इन आर थिंकिंग, हमारी सोच में भी, देन आर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीट भी होता रहता है। एंसेस्टर्स फोर फादर्स हैं, FORE, फिर आगे फादर्स हैं, अबाओ अजदाद को कहते हैं, या आप इसे ग्रैंड फादर्स के साथ, और तीसरा वर्ड एंसेस्टर्स खुद है। ये तीन वर्ड हैं, फोर फादर्स हैं, ग्रैंड फादर्स हैं, फादर्स हैं, या एंसेस्टर्स हैं। ये चार लफ्ज़ हैं, इन्हीं से हट के कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता। दिस लेसन, इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो लेसन की डिटेल है ये आपको बताएंगे कि ये जो लेसन है जिसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल आपको बताएंगे कि किस तरह साइंस ने लोगों को और लोगों की ज़िंदगी को बदला है, और इसने मदद की है कि किस तरह साइंस के इस्तेमाल से हर एक चीज़ जो थी वो बदल गई है। ये लेसन आपको ये सब कुछ बताएगा। बस ये इसकी कुल खुलासा है, जो मेन पॉइंट है वो आपको बताऊंगा मैं। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, जो बीमारियां हैं उन पे साइंस ने अच्छा काबू किया है। आप इस साइंस में किस किस फील्ड में, जो उसमें कुछ फील्ड्स राइटर चुनता है कि आपको वो साइंस के बेनिफिट्स बताना शुरू कर दे तो हज़ारों पेज लिखने लग जाएगा। लेकिन उसने 4-5 पॉइंट उसने ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं कि किन किन फील्ड में साइंस ने अपना किरदार अदा किया है। जिस तरह आप देखें बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, अगर आप अपनी बुक को चेक करें तो उसमें कुछ हेडिंग्स हाईलाइटेड हैं, कुछ उन्होंने डार्क किया, बोल्ड किया हुआ है। जिस तरह बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एक पैराग्राफ है, इससे नीचे पैराग्राफ बेटर सेंट्री कंडीशन है, फिर उससे नीचे पैराग्राफ जो है ये मोर फूड एंड बेटर फूड है, फिर उसके बाद इसका पैराग्राफ
बेटर एटीट्यूड है। और ये सारे पैराग्राफ जो टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक्स को साइंस डिस्कस करेगी और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन भी आते होते हैं कि आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी टॉपिक है, अगर आपके पास 5 टॉपिक आते हैं तो इन्हीं 5 टॉपिक में से क्वेश्चन पूछते हैं और इन्हीं 5 टॉपिक्स को आपने ऐसे प्रिपेयर करना है कि इसका पास्ट के साथ कंपेयर करना है कि अगर बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है, आज डिजीज़ पे, आज बीमारियों पे अच्छा कंट्रोल हो गया, तो पास्ट में कैसी थी, पास्ट में क्या हालत थी लोगों की, पास्ट में किस तरह की बीमारियां थी और आज बीमारियों पे कंट्रोल किस तरह हुआ है। मतलब हर पॉइंट को आपने पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों के साथ कंपेयर करके याद करना है। हो सकता है कि सिर्फ पास्ट पे क्वेश्चन आए कि व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट हु गॉट डिजीज, या फिर इस तरह भी आता है कि वो कंडीशन आपने प्रेजेंट में बतानी, या पास्ट की कंडीशन होगी या प्रेजेंट की कंडीशन होगी। माजी में बीमारियां किस तरह की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, या आज बीमारियों पे कंट्रोल किस तरह का हो गया, या क्वेश्चन दोनों का कंपेयर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ का। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स एगो, अगर आप आज से 200 साल पहले पैदा होते, यू वुड हैव बीन अबाउट 1 चांस इन 8 ऑफ द लिविंग्स, तो आपके पास 8 बच्चों में से एक ऐसे बच्चे होते टू बी 1 ईयर ओल्ड, कि जो 1 साल का पहुंच चुका होता। ऐसे बच्चे कि जो 8 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होता था कि जो 1 साल का हो पाता था, बाकी बच्चे वो मर जाते थे बिकॉज ऑफ द डिजीजेस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड। अब 7 बच्चे आउट ऑफ 8 बच्चों में से 7 बच्चे जो थे वो डाइड, वो मर जाते थे बिफोर रीचिंग दियर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली बर्थडे पे भी वो पहुंच नहीं पाते थे। बर्थडे साल के बाद ही होती है, 1 साल के बाद। तो 8 में से 7 बच्चे वफात पा जाते थे, फोत हो जाते थे अपनी बर्थडे पे पहुंचने से पहले ही। सपोज कहते हैं लेट करना, फर्ज करने को। तो सपोज यू हैड बीन एन अनयूजली स्ट्रांग लिटिल फेलो, तो कहता है चलो फर्ज करते हैं यू हैड बीन एन अनयूजली गैर मामूली, के बाकी रूटीन से हट के, तो अगर आप गैर मामूली स्ट्रांग, कोई मजबूत हिसाब के, लिटिल फेलो, लिटिल बेबी, अगर आप एक ऐसे बेबी थे जो मजबूत हिसाब के थे, एंड हैड लिव्ड थ्रू डैट फर्स्ट ईयर, और आप 1 साल गुजार भी दिया आपने, आप 1 साल जिंदा रह भी गए हैं, 8 में से 7 बच्चे मर गए हैं, आप मजबूत हिसाब के थे, आप 1 साल जिंदा रह भी गए हैं, तो फिर वेरी लाइकली पॉसिबली, मुमकिन है, बिफोर यू वर 6 ईयर ओल्ड, इससे पहले कि आप 6 साल के होते, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स से मुख्तलिफ बीमारियों के नाम आएंगे। स्मॉल पॉक्स चीचक की बीमारी से उर्दू में कहते हैं, दाने वगैरह जिस्म पे निकलते हैं। तो हो सकता है कि जब तक आप 6 साल के होते हो आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी लग जाए, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जब तक आप 12 साल के होते हो, यू वुड अनडाउटेडली सर्टेनली, श्योरली, यकीनन, बगैर शक के, विदाउट एनी डाउट, हैव हैड मीजल कहते हैं खसरे को। कहता है हो सकता है जब तक आप 12 साल के हो आपको बिलाशुबा कोई शक नहीं है कि आप खसरे के शिकार हो चुके होगे। वूपिंग कफ कहते हैं खांसी को, वूपिंग कफ, आपको खांसी, काली खांसी या तेज़ खांसी, स्कारलेट फीवर, बुखार है, एंड डिफ्थेरिया की बीमारी को आपने याद रखना है। बहुत से लेसन में आप इसे आगे भी देखोगे। डिफ्थेरिया गले की बीमारी है जिसमें गले की सूजश हो जाती है, गला सूज जाता है। खलक की बीमारी है, गले की बीमारी, आप इसे आसान अल्फाज में याद रखें। तो आप 12 साल के हो तो आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों ने आके जकड़ लिया होगा। इवन देन, हत्ता के तब भी, योर बैटल फॉर लाइफ वाज नॉट ओवर, आपकी जो बैटल कहते हैं वार को, जंग को, आपकी जो ज़िंदगी के लिए जंग है वाज नॉट ओवर, वो भी ख़त्म नहीं हुई। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, कोलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा। येलो फीवर पीला बुखार, मलेरिया हो जाएगा, टाइफस ये भी बुखार की किस्म है, कोलरा हैज़ा, टाइफाइड फीवर बड़ा बुखार, एंड इवन इन्फ्लुएंजा फ्लू वगैरह, हैव वन स्टार्टेड, ये एक दफ़ा स्टार्ट हुए, इनमें से कोई बीमारी एक दफ़ा स्टार्ट हुई, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी, स्प्रेड फैल जाएगी, थ्रू अ कम्युनिटी, थ्रू अ सोसाइटी। तो
तो पूरे माशरे में ये बीमारी एक दफ़ा, क्योंकि ये बीमारी छूत की होती है, एक के बाद दूसरे को लगती जाती है, इनमें से कोई एक बीमारी की आपको हुई तो आप पूरी सोसाइटी में उसे फैला दोगे। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन, अनसर्टेन तो बताया गैर यकीनी, कि जिसमें यकीन नहीं होता। लाइफ वॉज मोर अनसर्टेन, जिंदगी गैर यकीनी थी, पता नहीं था कि कब क्या हो जाएगा। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, अब उस दौर में जब कोई बंदा 30 साल को पहुंच जाता था, मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से आगे निकल जाए, वाज इन डीड फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट कहते हैं लकी को, तो उसे खुशकिस्मत माना जाता था। इट इज़ अनबिलीवेबल, तो ये अनबिलीवेबल, ये नाकाबिल यकीन है, दैट सच कंडीशन कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम एगो, ये सारी कंडीशन जो उसने ऊपर बताई हैं, ये सारी पास्ट कंडीशन कुड हैव एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कहते हैं पाई जाती थी, ये सारी कंडीशन, ये सारी हालतें पाई जाती थी सो शॉर्ट अ टाइम एगो, बस थोड़ा ही वक्त गुजरा है कि इस वक्त से पहले ये सारी कंडीशन मौजूद थी। टुडे, आज के साथ कंपेयर करेगा, पास्ट को आपने सब कुछ देख लिया कि पास्ट में क्या कुछ हालत थी, लेकिन टुडे, आज, आज क्या हालत है। बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, आज बच्चे जो हैं हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं, वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड पीछे भी रिपीट हुआ है, आपको बता चुका हूँ, पॉसिबिलिटी को कहते हैं, अमकानात को कहते हैं, चांसेस होते हैं, तो अमकानात है, मुमकिन है। आज के बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं जहाँ पे मुमकिन है ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़, अब मुमकिन बहुत कम चांसेस हैं कि गेटिंग अ डिजीज़, कि उनको कोई बीमारी लगेगी। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, आज मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मेथड आ गए हैं, मुख्तलिफ तरह के टीका जाट, मुख्तलिफ तरह की जो हिफाजती टीके हैं वो पहले ही आ चुके हैं। यंग पीपल आर ट्रीटेड, आज नौजवानों का इलाज किया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम, उनकी हिफाजत की जाती है, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर, वो बीमारियां जो पास्ट में तबाही का सबब बनती थी, आज नौजवानों को उनसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उन सारे बीमारियों से उनके हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, आज के इंसान की जो औसत उम्र है वो 70 साल हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ, आज क्योंकि पास्ट का जो मैन था वो 35, मोर देन 35 अगर पहुंच जाता, 30 पहुंच जाता है तो बड़ा लकी कंसीडर किया जाता, लेकिन आज का जो इंसान है वो 70 ईयर उसकी एज है, तो राइटर कहता है कि इसके दूसरा मतलब ये हुआ कि मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा का अरसा हैव बीन एडेड, ऐड कर दिया गया है, 30 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी का इजाफा कर दिया गया है। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ, जो एक्सपेक्ट की जाती है, जो जो एक्सपेक्ट करना कहते हैं उम्मीद करने को, जो औसत उम्र थी इंसान की उसमें 30 साल से ज़्यादा का इजाफा हो गया। पहले का इंसान 30 साल तकरीबन जिंदा रह सकता था, आज 30 साल से ज़्यादा उसकी उम्र में इजाफा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बीमारियों पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, वो कंट्रोल जो पास्ट के जो मैन थे, जो पास्ट पीपल थे, उनके पास वो कंट्रोल नहीं था। दीज चेंजेस, ये सारी चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल, ये सब चेंजेस पॉसिबल हुई हैं बाय यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड। क्यों? क्योंकि साइंस की तरीक़ाकार के इस्तेमाल से साइंस ने सब कुछ बदला है, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, जिसने सारे मसाइल हल किए हैं, एज द काज ऑफ डिजीज़, कि उसने वजूहात बताई हैं बीमारी किस वजह से होती है, एंड इट्स प्रिवेंशन, और उसकी आप सेव कैसे रह सकते हैं, आप उससे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, आप उससे अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। बेटर सैनिटरी कंडीशन, सेकंड इसकी हेडिंग है बेटर सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी कहते हैं क्लीनलीनेस को, हाइजीन को, जो सफाई सुथराई के मतलब हो। बेटर सैनिटरी कंडीशन, तो बेहतर सफाई सुथराई की जो हालतें हैं, जो बेहतर सफाई सुथराई का निज़ाम है, कि आज की सफाई सुथराई जो है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुकी है। आज सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। दोनों को कंपेयर करना है, जिस तरह आपने डिजीज़ में पास्ट को देखा फिर प्रेजेंट को देखा, बिल्कुल ऐसे ही सैनिटरी कंडीशन में भी आप पहले पास्ट को देखोगे फिर आपने प्रेजेंट के साथ इसे कंपेयर करना है। तो सैनिटरी कंडीशन, सफाई सुथराई, इसमें जो सेवेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम होता है
कि पानी के बहाव का निज़ाम। पहले जैसा देखें, आज घर घर में नालियाँ मौजूद हैं, घर घर में पानी के फ्लो के लिए पाइप लगाए जाते हैं, घरों के बाहर आपको नालियाँ नज़र आएंगी। इस तरह ये सारा पानी नालों में जाता है, फिर नालों से गुजर के दरिया में या किसी नदी नाले में गिर जाता है। जबकि ये सारा कुछ, ये सब सिस्टम पास्ट में नहीं था। पास्ट में क्या कुछ था उसको हम पहले देखते हैं, फिर प्रेजेंट में वो कैसे बेहतर हुआ उसको भी कंपेयर करते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो पास्ट के बारे में है, तो दोनों को आपने याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो आज मुश्किल है, टू इमेजिन, ये तसव्वुर करना, व्हाट सेंट्रिक कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़ वेयर लाइक ओनली 100 ईयर्स एगो। आज हम ये इमेजिन करें ना कि हमारी सेंट्रिक कंडीशन, जो क्लीनिनेस कंडीशन है, जो सफाई सुथराई का निज़ाम है हमारे बड़े शहरों में सिर्फ 100 साल पहले वो कैसा था, इसको इमेजिन करना मुश्किल है। हमारे बड़े शहरों में सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा था। इन टू द नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी। नैरो तंग गलियां, अनपेव्ड, पेव कहते हैं पक्की को और अनपेव्ड कहते हैं कच्ची को, जो पक्की ना हो। तो तंग गलियां थी, अनपेव्ड कच्ची गलियां थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और फ्लो सिस्टम कोई नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम आपको बताया जो पानी का बहाव का सिस्टम होता है, कोई फ्लो सिस्टम नहीं था। सिटी स्ट्रीट्स हाउस होल्ड गार्बेज। अब हाउस होल्ड गार्बेज के लिए, हाउस होल्ड कहते हैं हाउस घर से है, तो गार्बेज कहते हैं जो रबिश होता है, जो कूड़ा किरकट होता है। तो घर के कूड़े किरकट को ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम नहीं था। एंड अदर रिफ्यूजेज, और जितने दूसरे फजलाजात होते थे, जितना दूसरा कूड़ा किरकट होता था, उन सब को ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम नहीं था। ये वर थ्रोन, इन सब को फेंक दिया जाता था, घर के बाहर ही फेंक दिया जाता है या घर से बाहर किसी जगह पे ढेर लगा दिया जाता है। एनिमल्स वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। वांडर कहते हैं वॉक को, घूमने फिरने को, आवारा घूमने को कहते हैं। तो जानवर जो थे वो गलियों में घूमते थे। फीडिंग ओपन द गार्बेज, फीड कहते हैं खाने को, तो वो गार्बेज पे जाके खाते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, घर में टॉयलेट नहीं होती थी, लोग बाहर जाया करते थे। जो पुराने हैं उनको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा है, तो घरों में टॉयलेट के बजाय आउटडोर टॉयलेट्स थे, घरों से बाहर लोग जाते थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, और अक्सर जो टॉयलेट्स उन्होंने बाहर बनाई होती थी, बाहर जिस जगह पे वो जाते थे। सिचुएटेड, सिचुएटेड कहते हैं प्लेस्ड, वहाँ पे वाकई थी, ऐसी जगहों पे लोग जाते थे। वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स, जहाँ पे उनका जो ह्यूमन वेस्ट, जो उनका फजला था, वो जो उनका जितना उनका वाशरूम था, ड्रेन्ड इनटू वेल्स, वो सारा वाशरूम बह के, वेल्स, वेल कहते हैं कुएं को, तो अक्सर लोग वहाँ पे जाके बैठते थे, जहाँ से जब भी बारिश वगैरह हो या पानी गिरे तो वो पानी बह के सीधा इनटू वेल्स, कुओं में जाता था। फ्रॉम विच, और वहीं से पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, और उसी कुएं से लोग जो थे वो पानी पीने वाला निकालते थे। अब ये पास्ट की कंडीशन है, हल्की फुल्की उसने हालत बताई है, और इसी को कंपेयर करेगा आज के साथ। टुडे, आज, आर स्ट्रीट्स आर पेव्ड, हमारी गलियां पेव्ड पक्की है, एंड वेल ड्रेन्ड, और आज उनमें फ्लो सिस्टम अच्छा है। एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और हमारी गलियां आज बाकायदा तौर पर साफ़ की जाती हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, आज के दौर में अगेंस्ट द लॉ, अब ये कानून के खिलाफ है। टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, गली में कूड़ा किरकट फेंकना ये कानून के खिलाफ है। सेवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस, जो रबिश है, जो कूड़ा किरकट है, जो डर्ट है, DIRT, ये हर सेक्शन, हर पार्ट से ऑफ अ सिटी, शहरों के हर हिस्से से जितना भी कूड़ा किरकट है, इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, ये बंद पाइपों के जरिए ले जाया जाता है टू डिस्पोजेबल प्लांट्स। डिस्पोजेबल प्लांट्स वो कारखाने जहाँ पे चीज़ों को डिस्पोज किया जाता है, जहाँ पे चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, ये उन जगहों पे इन सब रबिश को, इन सब डर्ट को लेके जाया जाता है थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से। इट हैज़ बिन डेमोस्ट्रेटेड, डेमोस्ट्रेट शो करना, दिखाना, प्रेजेंट करना, पेश करना, तो ये पेश किया गया, ये दिखाया गया, ये बताया गया दैट अनसेंट्री कंडीशन, अनहाइजीन कंडीशन, जो डर्टी कंडीशन है, जो गंदगी की जो हालतें हैं, काज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो आज हमें ये पता चला है अगर गंद होगा तो स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारी फैलेगी, लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा एंड डाइसेंट्री। पीछे बीमारियां रिपीट हो चुकी हैं। डाइसेंट्री कहते हैं लूज मोशन को,
टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स, आज की ज़्यादातर की जो शहर की गवर्नमेंट है, हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, उनके डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन सफाई सुथराई के महकमे बन गए हैं। विच कीप द सिटीज़ क्लीन, उन महकमों की जिम्मेदारी है कीप द सिटी क्लीन, वो शहरों को साफ रखते हैं। एंड देयर बाय, और फिर प्रिवेंट, और इस तरह देयर बाय इस तरह प्रिवेंट बचाव होता है द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज, और किसी भी खास बीमारी के फैलने से ये बचता है शहर। क्यों? क्योंकि सेंट्री डिपार्टमेंट जगह जगह पे कायम हो चुके हैं। अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, सेंचुरी कहते हैं 100 साल को, तो एक 100 साल पहले इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, बड़ी आम सी बात थी, इन मैनी सिटीज, बहुत से शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल, बकेट कहते हैं पेल, बाल्टी को कहते हैं। तो आज से 100 साल पहले बाल्टियों के साथ पानी भरने का बड़ा रवाज था फॉर हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड कहते हैं हाउस होम, घर के इस्तेमाल के लिए बाल्टियां भर भर के पानी लाना, ये बड़ा आम रवाज था। वाटर हैड टू बी कैरिड, तो पानी को लाया जाता था अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, अ लार्ज डिस्टेंस, अ ह्यूज डिस्टेंस, तो पानी जो बाल्टियों में बेचारी औरतें लाती थी, बड़े दूर दराज फासले से भर के लाती थी, फ्रॉम द वेल, कुएं से, टू द होम, घर तक बड़े दूर दराज फासले से पानी भर के लाया जाता था। इट वाज, तो ये था, देयरफॉर इसलिए, यूज्ड वेरी स्पेरेंजली, स्पेरेंजली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। और इसके साथ आप एक दूसरा वर्ड थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी, ये भी आपको आगे यही वर्ड रिपीट होगा थ्रिफ्टी वाला। तो 2-3 लफ्ज आपको बताऊंगा, ये कहते हैं जो मुख्तात, एहतियात के साथ, इसके साथ साथ केयर है, केयरफुली, 3-4 वर्ड आप लिख ले। एक तो आपने अभी देखा कि जिसमें स्पेरेंजली था, फिर उसके बाद थ्रिफ्टी आपको बताया THRIFTY, फिर उसके बाद केयरफुली है, और फिर लास्ट वर्ड आप लिखें कॉशियसली, CAUTIOUSLY, कॉशियसली। तो ये से कहते हैं एहतियात के साथ। तो जो पानी इतने दूर दराज इलाके से लेके आए, तो वो रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते, तो इस पानी को बड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता था फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, एंड क्लीनिंग पर्पजेज, और चीज़ों को धोने के लिए भी बड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता था। ऑफन इट केम फ्रॉम द सोर्सेज, और अक्सर ये पानी जिन सोर्सेज से, जिन ज़राए से लाया जाता था, दैट कंटेन डिजीज़, और वो ज़राए जो थे डिजीज़, बीमारियां फैलाने वाले होते थे, प्रोड्यूसिंग जर्म, और वो बीमारियां फैलाने वाले जम्स हुआ करते थे उन पानी के अंदर, उस पानी के अंदर जो पानी घरों में लाया जाता था इस्तेमाल के लिए। टू टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम, पहले बताया कि पानी का निज़ाम बकेट वाला था, बाल्टियों वाला था, दूर दराज से पानी लाया जाता था, और उस पानी को बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता। और उसके बाद उसने बताया कि अक्सर औकात जहाँ से पानी लाया जाता था, वो पानी बीमारियों वाला हुआ करता था। लेकिन आज टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे, आज के जो कस्बे हैं, आज की जो शहर है, हैव वाटर सिस्टम, आज के शहर के पास पानी की सप्लाई का निज़ाम है, दैट यूजली प्रोवाइड वाटर एनफ फॉर द हाउस होल्ड यूज, आज बाहर नहीं जाना पड़ता, आज घर के अंदर ही वाटर सप्लाई सिस्टम तकरीबन सारे घरों में मौजूद है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, मसाइल में से सबसे अहम मसला इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों में पॉपुलेशन का इजाफा, आबादी का इजाफा, हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, तो मुश्किल है टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर, प्रोवाइड मुहैया किया जाए सफिशेंट वाटर, कि पानी की ख़ास मकदार सबको दी जाए, ये एक मुश्किल बात है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है। टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ द एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ताकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, टू मीट द मैनी नीड्स, उनकी सब की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। तो ये आज के दौर में एक मुश्किल बात है, क्योंकि आबादी में इजाफे की वजह से पानी की ज़रूरियात जो थी वो भी बढ़ गई हैं। लॉस एंजल्स हैड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लॉस एंजल्स अमेरिकन सिटी नेम है, तो इसका हल कि आबादी ज़्यादा हो गई है, पानी कम पड़ता जा रहा है, तो इस पानी की ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जाए, तो कहते हैं ये बकेट सिस्टम से एक अच्छा सिस्टम लेके आए। कौन सा? लॉस एंजल्स हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी आता है,
हाउ लॉस एंजलिस हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। तो लॉस एंजलिस हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी। लॉस एंजलिस ने शहर के अंदर पानी लाया फ्रॉम द कोलोराडो रिवर, जो यहाँ से 554 किलोमीटर्स अवे, 544 किलोमीटर दूर एक रिवर था जिसका नाम था कोलोराडो रिवर। तो लॉस एंजलिस वालों ने पानी लाया 544 किलोमीटर दूर रिवर से पानी अपने शहर के अंदर लेके आए हैं। किस तरह लेके आए हैं? कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के थ्रू। आ पाइपलाइन और एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट कहते हैं रेजरवायर को। रेजरवायर होता है जो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम होता है, जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछा देना, ये एक्वाडक्ट होता है। कहते हैं जमीन के अंदर उन्होंने पाइपलाइन बिछा दिया, 544 किलोमीटर उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है, 1000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर, और हजारों मिलियन लीटर जो पानी है आर डिलीवर्ड, वो डिलीवर किया जाता है, वो भेजा जाता है टू द डिस्ट्रिक्ट डेली। लॉस एंजलिस में इस डिस्ट्रिक्ट में डेली भेजा जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांसमेंट। ये ग्रेट एडवांस है, ये ग्रेट एडवांसमेंट है, बड़ी तरक्की है। फ्रॉम द बकेट सिस्टम, बाल्टियों से बहुत बड़ी तरक्की है, ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, जिसमें घरों को पानी सप्लाई किया जाता है। कि उससे तो बहुत बड़ी तब्दीली है ये, कि जो पानी की बाल्टियां भर भर के लाना, उनसे बहुत बड़ी तब्दीली एक एक्वाडक्ट, एक अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के थ्रू आप मिलियन गैलन वाटर जो है हर रोज सिटी को दे रहे हो। यहाँ पे ये सेंट्री कंडीशन और वाटर सप्लाई सिस्टम का पैराग्राफ खत्म होता है। फिर उसके बाद मोर फूड एंड बेटर फूड, एक और पैराग्राफ आज का हमने पास्ट के साथ कंपेयर करके इसे डिस्कस करते हैं। चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स, खाने में भी तब्दीलियां आ गई हैं। इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने में भी तब्दीलियां आ गई हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंस, साइंस के तरीके से वी हैव बीन लर्नड, हमें पता चला है दैट इट इज़ हेल्पफुल, बड़ा हेल्पफुल, बड़ा सेहत बख्श है टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। साइंस ने हमें बताया कि मुख्तलिफ इकसाम की खाना खाओ तो ये आपको सेहत देता है। एंड वी हैव लर्न, हमें यह भी पता चला है हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी कहते हैं काइंड्स को। और हमें साइंस ने यह भी बताया कि आप मुख्तलिफ इकसाम की खुराक कैसे हासिल कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे सालों में। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी एगो, वो लोग जो एक सदी पहले रहते थे, probably, maybe, possibly, likely enjoyed eating as much as we do today। तो आज से जो पहले लोग थे शायद वो भी इसी हमारी तरह बेशुमार चीज़ें खाते थे, बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लेकिन जितनी मुख्तलिफ इकसाम की खुराक आज हमारे पास है, शायद उनके पास इतनी इकसाम की खुराक मौजूद नहीं थी। मोस्ट ऑफ दियर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन दियर ओन फार्म्स, बहुत सी खुराक वो अपने फार्म्स पे उगाते थे, और इन दियर ओन गार्डन्स, या अपने गार्डन में उगाते थे, अपने बागात में उगाते थे। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां, कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जो सीज़न उनका जा रहा है उसी सीज़न की वो सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, उसी सीज़न की सब्जियां वो खा सकते हैं। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, वो लोग जो कोल्ड क्लाइमेट, वो लोग जो कोल्ड वेदर, जो ठंडे मौसमों के इलाके में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, क्योंकि विंटर मंथ्स, क्योंकि बर्फबारी होती है, स्नो फॉलिंग होती है, तो स्नो फॉलिंग में सब्जी को उगाना, फलों को उगाना नामुमकिन होता है। तो वो लोग शिकार करके गुजारा करते थे, उनके पास कोई सब्जी वगैरह उनके खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी। हैड नन, उनके पास कुछ भी नहीं होता था। हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, विंटर मंथ्स सर्दियों के महीनों में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। आपको वजह बताई है। थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स, थ्रिफ्टी के ऊपर वर्ड आपको रिपीट कर चुका हूँ। तो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स, जो हाउस वाइफ्स जो होती हैं, वाइफ से वाइफ्स हैं, वाइफ की जम है, तो घर की जो औरतें थी, प्रिजर्व्ड, वो सेव्ड दियर होम ग्रोन वेजिटेबल्स। अब सर्दियों में उन्होंने कैसे गुजारा करना है, सब्जी वगैरह तो है नहीं है, खाना वगैरह तो है नहीं है, कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती। तो जो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स थी, जो केयरफुल, जो होशियार, जो एहतियात बरतने वाली जो बीवियां थी,
प्रिजर्व्ड वो महफूज कर लेती थी दियर होम ग्रोन वेजिटेबल्स अपनी घर की सब्जियां वो महफूज कर लेती थी एंड फ्रूट्स और फ्रूट्स को वो महफूज करती थी बाय कैनिंग। कैन कहते हैं डिब्बे में बंद कर देना। ये मुख्तलिफ मेथड थे खुराक को प्रिजर्व करने के लिए। डिब्बे में बंद करते थे, पिकलिंग अचार डाल लेती थी, और ड्राइंग और या फिर खुश्क कर लेती थी फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ताकि उन चीज़ों को वो ठंडे मौसम में इस्तेमाल कर सकें। मीट्स वर प्रिजर्व्ड, जो गोश्त था वर प्रिजर्व्ड वो महफूज किया जाता था बाय साल्टिंग, साल्ट लगाकर जो खुराक को, जो उनकी गोश्त की खुराक थी उसे महफूज किया जाता बाय साल्टिंग, नमक लगाकर, एंड ड्राइंग या खुश्क कर देते थे उसको, और बाय फ्रीजिंग या वो फ्रीज कर देते थे व्हेन द वेदर वाज कोल्ड एनफ। अब उनके पास फ्रीजिंग मेथड नहीं है, वो जो बर्फ़ पड़ती थी उसी बर्फ़ में उसको महफूज कर देते थे। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल, सी फूड जो समुद्री खुराक थी वह जनरली आमतौर पर अवेलेबल मिलती थी ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, उनको समंदर के साहिल पे जाना पड़ता था। कोस्ट कहते हैं बीच को, BEACH, तो बीच साहिल समंदर, समंदर के किनारे पे जाते थे जहाँ से उनको समुद्री खुराक मिल सकती थी। फिश एंड शेल फिश, फिश भी और शेल फिश भी वुड बी ईटन, वो खा लेते थे, सून जल्दी आफ्टर दे वर काट, जब वो पकड़ते थे उसको महफूज नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सेविंग मेथड नहीं है। ये पास्ट वालों की बात है। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, रिगार्डलेस डिस्पाइट, बावजूद इसके, पीपल लिव टुडे, आज जो लोग जो रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, वो ताज़ा फ्रूट ले सकते हैं, मीट्स गोश्त ले सकते हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां ले सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे सालों में। ज़रूरी नहीं है कि सीजनली वेजिटेबल होगी तो आप खा सकोगे, सीजन आउट तो आपको वेजिटेबल नहीं मिलेगी, आप पूरा साल जो सब्जी चाहो खा सकते हो। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, रेफ्रिजरेटर आ गया, क्विक फ्रीज फ़ौरन से जम जाती है हर चीज़। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, मुख्तलिफ इकसाम की जो खुराक है कैन बी प्रिजर्व्ड, उनको आज हम महफूज रख सकते हैं, सो डैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस टेस्टी, न्यूट्रिशियस डिलीशियस, आज भी वो खुराक उसी तरह टेस्टी रहती है एंड इंजॉयबल, आप उससे लुत्फ उठा सकते हो। मॉडर्न मेथड ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स, आज के जो मेथड है उसमें सेलेक्ट किया जाता है पहले चीज़ को, फिर ग्रेडिंग, फिर उन चीज़ों की दर्जाबंदी की जाती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है इसको पहले ग्रेड पर रख दो, फिर कौन सी नॉर्मल है, फिर सबसे जो लो ग्रेड वाली है आज सेलेक्ट किया जाता है, फिर की ग्रेडिंग की जाती है, एंड प्रोसेसिंग फूड, और फूड को फिर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है। हैव रिमूव्ड, तो इससे रिमूव हो जाता है द रिस्क, वो खतरा, और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, जहर या जहरीला, खुराक के जहरीला होने का जो खतरा है वो महफूज हो जाता है क्योंकि चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रेड से और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है। फ्रॉम केन्ड फूड, और ये तरीका बेहतर है। केन्ड फूड, वो जो औरतें पहले फूड खुराक को डिब्बों में बंद करके रखती थी, डिहाइड्रेशन खुश्क करके रखती थी, और द रिमूवल ऑफ वाटर, या पानी को निकाल के जो चीज़ें महफूज की जाती थी, ये तरीका उनसे बेहतर है। फ्रॉम सच फूड, ऐसी खुराक एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल, इन सब जो चीज़ें हैं इनसे डिहाइड्रेट करके, इनको डिब्बों में बंद रख के, या इनको खुश्क करके नेक्स्ट सीजन के लिए इस्तेमाल करना, ये हैव प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड, ये एक अमली तरीकाकार है ऑफ प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज रखने का। अवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स, सिर्फ हमारी खाने पीने की आदत ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में, चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ साइंस, हमारी सिर्फ खाने पीने की आदत सिर्फ साइंस ने चेंज नहीं की, बिकॉज चूँकि वी हैव यूज्ड साइंस, हमने साइंस को इस्तेमाल किया है टू लर्न, सीखने के लिए, मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटेरियल, मुख्तलिफ अवामल और मुख्तलिफ अशिया के सीखने के लिए हमने साइंस को इस्तेमाल किया है। इन आर सराउंडिंग्स, हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम, और हमने किस तरह हर चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, ये सब कुछ हमें साइंस ने सिखाया है। वी हैव बीन एबल, आज हम इस काबिल हैं
टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। आज हम घरों को बेहतर तौर पे तामीर कर सकते हैं। और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, अपने राब्ते के ज़राए हमारे अच्छे हो गए हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक सिस्टम भी अच्छा हो गया। एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम जो फ्री टाइम होता है, आज हमने अपना फ्री टाइम कैसे गुजारना है इसको भी साइंस ने हमें अच्छे तरीके से सिखा दिया है। बेटर एटीट्यूड नेक्स्ट हेडिंग है। आज का जो इंसान है उसका रवैया पहले के इंसान की निस्बत काफ़ी अच्छा हो गया है। किस तरह, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। बाय एन एटीट्यूड we mean the way we feel towards some idea or some event। एटीट्यूड क्या होता है, रवैया क्या होता है। हमारे रवैये से मुराद ये है कि we mean, हमारा ये मतलब है the way we feel, हम किस तरह फील करते हैं towards some idea, किसी भी बात की तरफ, और some event, या किसी वाक़ये की तरफ। किसी ने हमें कोई बात आके सुनाई है या किसी ने हमें कोई वाक़या सुनाया है, आगे से हमारा रिएक्शन क्या होगा, वो जो हमारा रिएक्शन होगा वो हमारा एटीट्यूड होगा। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स, अगर एक शख्स यकीन रखता है दैट वियरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, अगर ऐसे है कि वियरिंग सम काइंड ऑफ चार्म कहते हैं एम्यूलेट को, AMULET, तावीज़ को कहते हैं। कि एक शख्स है, पुराने वक्त की बात है, कि एक शख्स है जो ये समझता है कि वियरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, अगर वो तावीज़ पहनेगा, विल प्रिवेंट हिम, तो वो महफूज रहेगा फ्रॉम हैविंग बैड लक, किसी तरह की उसे बैड लक, बदकिस्मती नहीं होगी। ही विल वियर द चार्म, तो वो क्या करेगा, उस चार्म को, उस तावीज़ को वो पहन के रखेगा। एंड विल फील अनकंफर्टेबल, तो बड़ा बेचैनी महसूस करेगा। विदाउट इट, इस एम्यूलेट के बगैर, इस तावीज़ के बगैर पहन के रखेगा तो गुड लक ही गुड लक है, जैसे उतरी तो बैड लक स्टार्ट हो जाएगी। फीलिंग विच इन्वॉल्व्स फियर्स, ऐसी फीलिंग्स जिसमें खौफ भी शामिल हो जाए। सच एज दिस, जिस तरह उसने ऊपर शामिल बताई हैं। किस तरह एक उसने तावीज़ पहना है तो अपने आप को वो अच्छा महसूस कर रहा है, तावीज़ उतरा है तो डर लगना शुरू हो गया है। तो ये फीलिंग्स जिसमें डर शामिल हो जाए, दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। ऐसी फीलिंग्स सुपरस्टिशंस होती हैं, ऐसी फीलिंग्स वहम होता है, ऐसी फीलिंग्स तोहिमात होती हैं। सुपरस्टिशियस पीपल, जो शक्की पीपल, जो वहमी लोग होते हैं। इन साइंस ऑफ गुड लक बिलीव, वो यकीन रखते हैं इन साइन ऑफ गुड लक और बैड लक, अच्छी लक और बुरी लक पे वो यकीन रखते हैं। एंड दियर लाइव्स, और उनकी जिंदगियां जो है, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अफेक्टेड, AFFECTED, तो उनकी जिंदगियां बड़ी असरअंदाज होती हैं बाय सच साइंस, क्योंकि वहमी होते हैं तो गुड लक और बैड लक के साइन पे बड़ा यकीन रखते हैं। सुपरस्टिशियस बिलीव आर बीइंग ओवरकम, तो सुपरस्टिशियस बिलीव जो है, जो तोहिमात हैं, जो वहम है, जो शक्की बातें हैं, आर बीइंग ओवरकम। सुपरस्टिशियस आपने याद रखना है जो रॉन्ग बिलीव है, जो गलत बातें लोगों के साथ जुड़ जाती हैं, आर बीइंग ओवरकम, इनको कंट्रोल कर लिया गया बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से। टू डेमोस्ट्रेट शो किया गया दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, देयर इज नो साउंड रीजन फॉर देम, कोई रीजन ही नहीं है, कोई मुस्तकिल वजह ही नहीं है इन सब बातों की। जो बातें जो एक वक्त से मानी आई जाती हैं, इन सब बातों की अब कोई जगह नहीं रही। फ्यू पीपल टुडे, आज बहुत कम लोग ऐसे हैं, बिलीव, वो यकीन रखते हैं दैट के डिजीजेस आर कास्ड बाय इवल स्पिरिट्स जो बदरू हैं। पहले लोगों को यकीन था कि जो बीमारियां ये बदरुओं से फैलती हैं, आज लोगों ने इस बात पे यकीन करना छोड़ दिया है। दो अगरचे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं नॉलेज ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग, जो किस्मत का हाल बताते हैं वो फॉर्चून टेलिंग होते हैं। तो सितारों, जो इल्मे नजूम जानते हैं उनका, एंड फॉर्चून टेलिंग, और जो हाथ देख के या किस्मत का हाल बताते हैं, ये दोनों लोग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, ये आज भी प्रैक्टिस करते हैं, ये आज भी मौजूद है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, लेकिन आज ये लोग दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स, अब ये जिंदगियों को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते एज दे वंस डिड, जिस तरह ये पहले लोगों को किया करते थे।
पहले लोग इन पे ज़्यादा यकीन रखते थे, लेकिन आज इन पे बहुत कम लोग यकीन रखते हैं। इट हैज़ बीन लर्नड, तो ये बात बताई गई है डैट के देर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न, कोई ना कोई वजह होती है फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ की, डैट हैपन्स टू पीपल, जो लोगों के साथ है। बीमारी है, कोई पेट में दर्द है तो उसकी कोई वजह है। ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपके पेट को, किसी बदरू ने, किसी जिन ने, किसी भूत प्रेत ने आपके पेट पे कब्जा कर लिया या उसका साया हो गया। ऐसे आप आगे देखोगे कि किस तरह लोगों के अंदर वहम थे। तो लेकिन आज के लोग इन सब जो तोहिमात है, इन सब जो रॉन्ग बिलीव्स हैं, उनसे हट गए हैं। आज लोगों को ये पता चल गया कि अगर बीमारी है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। एज ए रिजल्ट, तो नतीजे के तौर पे मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स। आज के जो लोग हैं वो नो लॉन्गर फियर, वो खौफजदा नहीं होते ब्लैक कैट्स, काली बिल्लियों से। ब्रोकन मिरर्स, शीशा टूट जाता है। इंडियन ड्रामों में आपने अक्सर देखा होगा, शीशा टूटा तो जनाब हीरो की या हीरोइन की सख्ती आ गई है, अल्लाह खैर करे, अब वो खैरियत से ही घर पहुँचेंगे। एंड द नंबर 13, और मुख्तलिफ लकी नंबर मेरा ये, लकी नंबर मेरा वो, और जिसका लकी नंबर 13 आ गया तो जनाब वो बड़ा मनहूस बंदा है। ये इस तरह के रॉन्ग बिलीव्स थे जो पहले वाले लोग थे। बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार ने, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, इट हैज़ बीन शोन, इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड, तो साइंसी तरीकाकार ने ये बताया दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरीली ट्रू। वो आइडियाज़, वो बातें, वो ख्यालात जो नेसेसरीली ट्रू, ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी से है, ज़रूरी नहीं है, ट्रू, वो ख्यालात जो हमारे आबाओ अजदाद के ख्यालात थे वो सही होंगे, बिकॉज क्योंकि दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ज़रूरी नहीं कि वो बातें सही होंगी उनकी, दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उन पे काफ़ी वक्त तक उन बातों पे बिलीव किया जाता रहा, उन बातों पे यकीन किया जाता रहा। वो बातें हमारे अंदर होती रही हैं, गुजरती रही हैं, हम लोग उन बातों पे यकीन रखा है। आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, लेकिन आज वही आइडियाज़, आज वही ख्यालात मस्ट नाउ बी सपोर्टेड, उनको सपोर्ट किया जाए बाय फैक्ट्स, हकीकत है। अच्छा ये बात है, कोई है आपके पास सबूत? इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड, सबूत है तो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपके पास, आपने फलां बात को सुना है तो आप क्या, आपने खुद देखा नहीं मुझे फलां ने बताया था, तो फिर इसको नहीं हमने मानते, क्योंकि हमने सिर्फ उसी बात को मानना है जो खुद आंखों देखी होगी, किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं मानना। तब भी हम एक्सेप्ट करेंगे टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट तब भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, और टू द पीपल हु यूज द साइंटिफिक मेथड, या वो लोग जो साइंसी तरीकाकार को जानते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। आज वो गलत अकायद पर यकीन नहीं रखते। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंसदानों ने जितनी दरियाफ्तें की हैं, हैव हेल्प्ड पीपल, लोगों को उसने मदद की है, डिवेलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, ये वो लोगों के अंदर जो जहन है उनको वसी करे, उनकी सोच को वसी करे। दे आर मोर विलिंग, आज वो लोग जो हैं मोर विलिंग, वो राजी हैं टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, के वो नए हकाइक को, नई सच्चाइयों को वो तलाश करते हैं। देन टू एज्यूम, वो बजाय इसके कि वही फर्ज कर ले, दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। अब लोग ऐसे नहीं रहे, व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड ट्रू, कि उस बात को सच समझ लें, दैट हैज़ बीन ऑलवेज बी ट्रू, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू, जो हमेशा से सच मानी आ रही है, जो पहले से बात चली आ रही है, उसको आज लोग सच नहीं मानते। आज लोग थोड़े से रैशनल हो गए हैं, ओपन माइंड हो गए हैं, बिकॉज क्योंकि पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज। आज के जो लोग हैं हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज, आज के लोगों ने अपने पुराने ख्यालात को बदल दिया एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज, जो नई दरियाफ्तें हुई हैं, मेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंसदानों ने की हैं। साइंसदानों ने जो नई दरियाफ्तें की हैं उन्होंने लोगों की सोच को बदल दिया है। दे आर लेस लाइकली, आज बहुत कम चांसेस हैं टू एक्सेप्ट कंक्लूजन, के वो आप कंक्लूजन, वो नतीजे को एक्सेप्ट कर ले। आज बहुत कम चांसेस हैं कि नतीजे को वो मान ले एज फाइनल, हतमी तौर पे, कि लोग आज रैशनल हो गए हैं, जो बात सुनते हैं उसका वो सबूत मांगते हैं। ये इस सारे पूरे लेसन की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपने ट्रांसलेशन समझी होगी, अच्छी सुनी होगी।
अब मैं चलता हूँ इस लेसन के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसके आपके पास हेल्पिंग बुक भी होंगी, आप उस बुक से भी देख सकते हैं। बेशुमार क्वेश्चन है, लेकिन मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है और कोशिश की है कि जितना आसान से आसान कर सकूं, इसको लिख सकूं आप लोगों के जैसे लिखे। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखें तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनका एक ही आंसर है। आप इन दोनों को एक ही आंसर के साथ लिख सकते हैं कि तो मैंने इस तरह आंसर लिखा है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हो सके। ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है और इसके बाद पांचवा छठा क्वेश्चन। इसमें दोनों क्वेश्चन की आपकी आंसर इसमें मिक्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद सातवां क्वेश्चन है साइंटिफिक मेथड वाला, सातवां आठवां ये भी मिक्स करके मैंने एक ही आंसर लिखा है। और इसके बाद 9वीं 10वीं को भी इकट्ठा कर दिया, 11वीं 12वीं को भी ऐसा ही लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सिंगल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इन दोनों का एक ही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैंने दोनों पॉइंट्स को अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया। और फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये इसका 16 तो क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह टोटल अगर आप कुल क्वेश्चन देखें ना तो आपके पास 10 क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपने इस लेसन के थ्रू अच्छा याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ किसी न किसी हद तक आप लोगों की रहनुमाई कर सका होगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।